हाय फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिपॉजिट्स दैट आर एक्सेप्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सो इन द प्रीवियस सेगमेंट एज यूर अवेयर ऑफ, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है अबाउट डिपॉजिट्स जो मैंने कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले एक्सेप्ट किए थे और जिनकी रीपेमेंट बाद में फॉलो हो रही थी। In this segment, we'll understand everything about the deposits that are accepted under the new Companies Act 2013. Okay, so let's start. देखो, कंपनीज एक्ट 2013 डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट, द वंस दैट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स, एंड सेकंड, द वंस दैट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक। ओके, मेरे जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स अंडरस्टैंड मेंबर्स एज आर शेयर होल्डर्स। ओके, मेरी कंपनी के जो शेयर होल्डर मेंबर्स हैं उनसे मैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लेता हूं। और ऐसी कौन सी कंपनी है जो ले सकती है? हर एक कंपनी, एवरी कंपनी इज अलाउड टू टेक मनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखो, मुझे बताओ आज, इजंट इट ऑब्वियस कि कोई भी पर्सन रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए। ओके, नाउ मिस्टर ए वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस। ओके, उसको अपना बिजनेस चालू करना है, तो ये सबसे पहले अपने घर के रिलेटिव्स जो रहेंगे, बराबर है, मॉम, डैड, ठीक है, भाई बहन, ही विल गो टू देम फॉर मनी। सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग किसके आ जाएंगे? रिलेटिव्स के साथ, बराबर है। अपने रिलेटिव्स ही हमें सबसे पहले स्टार्ट में हेल्प करते बिजनेस में। इसीलिए बच्चों, यही सेम पॉइंट इन्होंने बोला हुआ है एज पर द कंपनीज एक्ट ऑल्सो, कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो अपने मेंबर से पैसा नहीं ले सकती। हर एक कंपनी अपने मेंबर से मनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, नाउ पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, ओके, ऐसे पब्लिक से डिपॉजिट कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट लेते हैं ना अपना जो एग्जांपल था मिस्टर ए का। आज अगर ये जनरल पब्लिक के पास जाएगा, ओके, जनरल पब्लिक के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे पैसा दो, तो इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखने वाला। सीधी बात है, क्यों विश्वास रखे भाई? हम तुम्हें पहचानते थोड़ी है, बराबर है। हम अब तुम्हारे मेंबर्स रहेंगे, घर वाले रहेंगे जो तुम्हें जानते हैं कि भाई हाँ, तुम यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, यू विल डू सम गुड अबाउट विद द मनी एंड यू विल रीपे द मनी बैक। ऐसे लोग जो रहेंगे वो तुम्हें पैसा दे देंगे, बराबर है। लेकिन जब तुम जनरल पब्लिक के पास जाओगे जो तुम्हें कोई पहचानता नहीं है, वो लोग तुम्हें पैसा नहीं देंगे। और वो तुम्हें कब पैसा देंगे? एग्जाम्पल देता हूँ। नाउ लेट्स टेक इट, मिस्टर ए की जगह पे मैं मिस्टर एम ए लिख रहा हूँ। एम ए मतलब मुकेश अंबानी जी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी जी आज जनरल पब्लिक के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। तुम्हें लगता है एनी पर्सन, ओके, as on this day Mukesh Ambani ji is the fifth richest person in India, ऐसा पर्सन if he is telling you that he wants money for doing business, do you really think so? हम लोग जरा से भी हेजिटेट करेंगे उनको पैसे देने के पहले? नहीं, वो जितना मांगेंगे हम उन्हें दे देंगे, बिकॉज हमें वी ट्रस्ट द पर्सन, राइट। तो इसीलिए बच्चों याद रखना, जब जब मुझे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो हर एक कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। सो ये इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी, पहले फर्स्ट फर्स्ट एनालॉजी दैट कैन बी डिराइव्ड इज प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। एंड दिस तो इज ऑब्वियसली दैट दिस ऑब्वियसली रिटन इन द आर्टिकल ऑल्सो, बट व्हेन इट कम्स टू द डिपॉजिट्स ऑल्सो, ठीक है, हम लोग डिपॉजिट्स भी पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर हम क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है तो। ओके, अनदर अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक कंपनी जी हाँ पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी का माजरा क्या है? ओके, चलो वो अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एलिजिबल पब्लिक कंपनी? एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैं इस स्लाइड पे तुम्हें थोड़े टाइम बाद लेके आऊंगा, बट दिस स्लाइड इज रेलिवेंट फॉर द डिस्कशन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। ध्यान से देखो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी एक ऐसी कंपनी होती है जो जिसका नेटवर्थ इज मिनिमम 100 करोड़, या फिर जिसका टर्नओवर इज मिनिमम 500 करोड़। देख रहे हो बच्चों, ठीक है, क्या लग रहा है कि ये कंपनी छोटी है कि बड़ी है? ऑब्वियसली जो अल्ट्रा बिग कंपनीज है उनको क्या बोला गया है? एलिजिबल कंपनीज बताया गया है। ओके, एंड ऐसी जो कंपनीज रहेंगी जो इतना टर्नओवर जनरेट कर रही है, इतना उनका नेटवर्थ है,
ऑब्वियसली इनका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। मैं जनरल पब्लिक जो रहेगी वो इन कंपनीज के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम इनको पैसा दे रहे हैं तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा सूद समेत, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ओनली एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी that can accept deposits from general public. Got it? Okay. Yeah. So I hope this slide is very much comfortable to you guys now. ये स्लाइड तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई अगर मेंबर से एक्सेप्ट करना है तो तुम पे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तुम कैसी भी कंपनी रहोगे तुम मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, द वंस हु आर नॉट योर मेंबर्स, याद रखना, द वंस हु आर नॉट योर मेंबर्स उनको हम लोग क्या बुलाएंगे, जनरल पब्लिक। उनसे एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। एंड if you are aware of, in the previous segment I explained you that अगर सेक्शन का इंडेक्स याद करने की ट्राई करो बच्चों, सेक्शन का इंडेक्स हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, ध्यान से देखो। वी हैड डिवाइडेड द सेक्शन इंडेक्स इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ओल्ड डिपॉजिट्स एंड द न्यू डिपॉजिट्स। ओल्ड डिपॉजिट्स में 74 था एंड 75 था, एंड न्यू डिपॉजिट्स में बच्चों क्या क्या सेक्शन प्रोविजन से, 73, 76 and 76A. Okay, so 73 now talks about acceptance of deposit from members and 76 talks about acceptance of deposit from the public by an eligible public company. Got it? I hope अभी तुम्हें जो सेक्शन इंडेक्स हमने जो देखा था, ठीक है, वो और ज्यादा डाइसेक्ट और ज्यादा डिवाइड होते हुए अच्छे से दिख रहा है। ओके, और 76A में हम लोग क्या देखेंगे, अगर एक कंपनी है जिसने इन दोनों प्रोविजंस का उल्लंघन किया, 73 और 76 को बराबर से कंप्लाई नहीं किया, तो उनके ऊपर 76A के तहत पेनल्टी लग जाएगी। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू नाउ कि कौन सा सेक्शन किसकी बात करता है, ठीक है। अभी एक बार और रिवाइज करते हैं मेरे साथ, और एक बार रिपीट करो। 74, 75 टॉक्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डिपॉजिट्स। 73 talks about acceptance of deposit from members, but ये नए डिपॉजिट्स हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 वाले। 76 talks about acceptance and repayment of deposits from general public by an eligible public company, and 76A talks about अगर तुमने 73 और 76 का उल्लंघन किया तो 76A के तहत तुम पे पेनल्टी लग जाएगी। ओके, सो शुरुआत करेंगे हम लोग सेक्शन 73 के साथ। ओके, अब तुम लोग सोचोगे सर 73 से क्यों शुरुआत हो रही है। देखो, द पॉइंट इज, सी 76 क्या बोलता है पता है, 76 ये बोलता है 73 के तो प्रोविजंस लगेंगे ही, प्लस सम एडिशनल प्रोविजंस आल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो, या ध्यान से देखो, so currently I am under the new deposits. Okay, new deposits is divided into two parts, 73, 76. 73 talks about acceptance of deposits from members. Okay, इनकी जो conditions है उनके बारे में बात करता है members से लेने के लिए। 76 tells you that you have to follow 73 plus some additional conditions. Okay, तो hence we have to understand 73 properly. Okay, क्यों? Because 73 का reference, okay, 76 में भी बच्चों आने वाला है, तो 73 के ऊपर प्लीज ध्यान देना। ओके, शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। What does 73 say? 76 guys talks about acceptance of deposits from members, ठीक है। अभी सबसे पहली स्टेप जो कंपनी को करनी है इज दे हैव टू पास एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या पास करना है? उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के बाद उन्हें क्या करना है? दे हैव टू पास एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ओके, अभी ये जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो लोग फाइल करेंगे, उसके बाद कंपनी को एक सर्कुलर बनाना पड़ेगा, और ये सर्कुलर बनाना पड़ेगा कौन से फॉर्म में? दे हैव टू मेक इट इन फॉर्म DPT 1।
क्या फॉर्म का नंबर है? DPT1। अभी ये DPT क्या है? देखो, कंपनीज एक्ट ने गाइस जो जो फॉर्म के नाम रखे हैं ना, दे हैव केप्ट द नेम्स एज पर द चैप्टर नेम। एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम्हारा चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, तो उसमें तुम्हारा फॉर्म आएगा ADT1, ADT2, ADT3। अगर तुम्हारा चैप्टर है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फॉर्म का नाम आएगा MGT1, MGT2 से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली ये चैप्टर क्या है? डिपॉजिट्स, तो इसके लिए DPT। ओके, हमें एक सर्कुलर बनाना पड़ेगा। ये सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जहां पे हमें सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कंपनी की। कौन सी डिटेल्स होती हैं? देखो, सर्कुलर में क्या क्या होगा? इट विल कंटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इट विल कंटेन द क्रेडिट रेटिंग जो हमने ऑब्टेन की है अबाउट आवर कंपनी एंड अबाउट दीज डिपॉजिट्स, कि हम लोग किस तरह से रिपे करने वाले हैं, व्हाट इज आवर क्रेडिट वर्दीनेस। देन हमारे टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स क्या है, क्या हमने पहले ऑलरेडी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं क्या, और हमारे कितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स हैं, हमारे प्रीवियसली पेंडिंग डिपॉजिट्स कितनी है जो हमें देनी बाकी है लोगों को। देन द डायरेक्टर्स गाइज हैव टू सर्टिफाई वन थिंग, दैट देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट। ओके, डायरेक्टर्स को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है दैट आज तक जो जो डिपॉजिट्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं उनके ऊपर उन्होंने कभी भी गलती नहीं की है, मतलब वो लोग चुके नहीं है इन द मेकिंग द पेमेंट। ओके, नाउ बट एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर्स तो इंसान है, बराबर है? कंपनी से गलती हो गई, कैसी गलती हो गई कि भाई वो लोग दे मिस्ड आउट, ओके, ऑन मेकिंग अ पेमेंट, गलती हो गई। एट दैट टाइम दे हैव टू आल्सो सर्टिफाई इफ डिफॉल्ट हैज अकर्ड, देन कंपनी हैज रेक्टिफाइड द डिफॉल्ट एंड 5 years have elapsed from the date of rectification. If you remember a similar timeline, okay, सिमिलर टाइमलाइन अपने को बहुत सारी चैप्टर्स में मिलती है। इसको क्या बुलाया जाता है बच्चों? कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, ऑडिट एंड ऑडिटर्स में भी जब ऑडिटर का टर्म खत्म हो जाता है, वेर इन जिस कंपनी के ऊपर जहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, उस कंपनी के ऊपर का ऑडिटर का टर्म खत्म हो गया तो वो 5 साल तक उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड अ कूलिंग ऑफ पीरियड। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चों एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। और ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या बात करता है? देखो, डायरेक्टर्स को सर्टिफाई करना है कि हमने आज तक किसी भी इंटरेस्ट पेमेंट में या प्रिंसिपल पेमेंट में हम लोग चुके नहीं है डिपॉजिट होल्डर्स को। अगर वैसा सिचुएशन रहेगा तो लोग सर्टिफाई कर देंगे, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, अगर उन्होंने कभी तो एक इंटरेस्ट पेमेंट मिस आउट किया है, ओके, देन द डायरेक्टर्स हैव टू सर्टिफाई अनदर थिंग। क्या सर्टिफाई करेंगे वो लोग? एक दूसरी चीज करेंगे कि हमने उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई किया है, मतलब जो हम इंटरेस्ट देना चूक गए थे या जो हम प्रिंसिपल देना चूक गए थे पहले डिपॉजिट होल्डर को, वो हमने रेक्टिफाई कर दिया, हमने उसको रिपे कर दिया। एंड जिस दिन से हमने रेक्टिफाई किया वहां से 5 साल हैव इलैप्स्ड, 5 years हैव इलैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन। ओके, इसका क्या मतलब है वो गाइस, कि एक कंपनी अगर वो चूक जाती है कोई डिपॉजिट का रिपे करने के लिए, भले वो इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो, देन दैट कंपनी कैन नॉट टेक डिपॉजिट्स अगेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन। देख रहे हो कितने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लेके आए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। एंड ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस चाहिए ही। These stringent provisions are required so that depositors like us, okay, the general public, the members who are giving or trusting the company, okay, हम लोग we can safely put money, our money in the hands of the company. I hope you have understood कि सर्कुलर में तुम्हें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब तुमने ये सर्कुलर बना दिया, ये सर्कुलर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सेंड इट टू ROC 30 days बिफोर यू इशू द सर्कुलर। एग्जाम्पल लेता हूं, अगर तुम इस सर्कुलर को इशू करने वाले हो गाइज, let's take for example you are going to issue this circular on the 1st of May. कब इशू करने वाले हो? 1st of May। तो you have to make sure that in the month of March you send this DPT1 to the ROC। एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से देखो। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920, ओके, एंड द कंपनी वांट्स टू इशू द DPT1 टू द मेंबर्स, बराबर है, क्योंकि हम लोग अभी पैसा कहां से एक्सेप्ट कर रहे हैं? मेंबर से। कंपनी को मेंबर से एक्सेप्ट करना है ऑन द 1st of May। 1st May 19 को उन्हें DPT1 इशू करना है, अपने मेंबर्स को भेजना है। ठीक है, सो देर हैज टू बी मिनिमम 30 days का गैप इन बिटवीन। ओके, सो 30 days का गैप रहेगा। सो वी कैन से अप्रैल के मंथ का इन्होंने गैप मेंटेन किया, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके, ये वाला जो मंथ, इसके पहले वाला जो पीरियड है, ओके, इस पीरियड में कंपनी को क्या भेजना पड़ेगा? वो DPT1 फॉर्म किसको भेजना पड़ेगा? ROC को भेजना पड़ेगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ROC को कब तक ये DPT फॉर्म भेजना है, DPT1 फॉर्म।
आई रीड अगेन, सर्क्यूलर हैज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी हाउ मच टाइम पीरियड बिफोर 30 days बिफोर द डेट ऑफ इशुएंस। क्लियर है? अभी ये डीपीटी वन फॉर्म गाइज मुझे कैसे भेजना है, या तो मैं पोस्ट से भेज सकता हूँ, या फिर मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजता हूँ, या फिर मैं ईमेल से मेरे मेंबर्स को भेज सकता हूँ। अरे मैंने तो एडवर्टाइजमेंट बना दी, लेकिन मुझे एडवर्टाइजमेंट भेजनी भी तो पड़ेगी मेरे मेंबर्स को, तभी तो उनको याद पता चलेगा कि भाई उन्हें पेमेंट करना है। ओके, एंड लास्ट इज वी हैव टू ऑल्सो पब्लिश इट इन द न्यूज़पेपर इन एन इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज में, और वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इन तमिलनाडु, सो तमिलनाडु के जो जहाँ पे जो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज चलती है तमिल, तो मुझे तमिल लैंग्वेज में एक तमिल लैंग्वेज के पेपर में मुझे एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी डीपीटी वन की, ताकि मेरे जो मेंबर्स हैं, ओके, जिन्हें जिन्हें पोस्ट नहीं मिला या रजिस्टर्ड ईमेल पोस्ट नहीं मिला या ईमेल नहीं मिला, वो एटलीस्ट पेपर में अगर देख ले, तब उनको दे अंडरस्टैंड दैट हाँ हमारी एक जो कंपनी है वो ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, देन वी कैन गो एंड इन्वेस्ट द मनी। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस डीपीटी वन के साथ ओके ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ध्यान से देखो, ऑडिटर हैज टू गिव अ सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड इन फॉर्म डीपीटी वन स्पेसिफाइंग इट्स एलिजिबिलिटी। मतलब क्या, ये जो एग्जैक्ट पॉइंट डायरेक्टर्स का था, ओके, उस वो जो डायरेक्टर्स सर्टिफाई कर रहे थे, लेकिन हम लोग डायरेक्टर्स पे भरोसा कैसे कर लें, राइट? इसके लिए ऑडिटर को भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है स्टेटिंग द सेम थिंग, दैट इज इफ देयर वाज एनी डिफॉल्ट देन द कंपनी हैज रेक्टिफाइड इट and 5 years have elapsed since the date of rectification. Got it? So जो पॉइंट हमें डायरेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, वो पॉइंट सर्टिफिकेट में अपने को ऑडिटर भी देगा, सो वी कैन ट्रस्ट दैट लाइन विच द डायरेक्टर्स हैव सेड, बिकॉज द ऑडिटर विल चेक ऑल द थिंग्स एंड उसके बाद ही ऑडिटर अपना ये सर्टिफिकेट देगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट अबाउट किस तरह से मेंबर से एक कंपनी डिपॉजिट लेती है। ठीक है, देयर आर क्वाइट अ फ्यू मोर पॉइंट्स आल्सो लेफ्ट, सो इफ एट ऑल यू गाइज बिलीव यू गाइज फील यू वांट टू रिवाइज इट वंस अगेन, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ये पार्ट वापस देख लो, ताकि डोंट बी इन अ हरी टू फिनिश द वीडियो। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। एन इंटरेस्टिंग प्रोविजन कम्स अप। इस प्रोविजन का नाम है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। याद रखना, क्या है इस प्रोविजन का नाम? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट टू बी ओपनड इन अ शेड्यूल्ड बैंक। अब ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। शेड्यूल्ड बैंक बच्चों इज अ बैंक विच इज जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक शेड्यूल 2 में लिखा है। ओके, तो जिन जिन बैंक्स का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने शेड्यूल 2 में लिखा है, उन बैंक्स में ये जो कंपनी है अपनी अपनी कंपनी क्या करेगी, एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट मेंटेन करेगी। अब ये मेंटेन क्यों करना है? ओके, लेट्स डाइसेक्ट द वर्ड। ओके, जो है नाम है इस रिजर्व का, उसको पहले अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। ओके, डिपॉजिट नाम क्या है? वन सेकेंड, या नेम ऑफ दिस अकाउंट बच्चों इज नेम ऑफ दिस अकाउंट इज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अभी पहले दो वर्ड से अपने को इतना पता चल गया कि मुझे जो डिपॉजिट होल्डर्स को पैसा रीपे करना है, वो पैसा मुझे इस अकाउंट में डालना पड़ेगा, एंड इट इज अ रिजर्व। मतलब मैं पहले से ही पैसा थोड़ा सेव करके रख लेता हूँ, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, राइट? तुम्हारे जो वॉलेट में, ठीक है, तुम कभी कभी 500 की नोट या फिर 1000 की नोट कहीं पे छुपा के रख देते हो। वो हम लोग क्यों छुपा के रखते हैं बच्चों? इज बिकॉज कभी इमरजेंसी के टाइम हम लोग वहां से पैसा यूज कर सकते हैं, वो रिजर्व मनी हम लोग साइड में रखते हैं। सिमिलरली कंपनीज भी ऐसी करती है, बट देर इज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर, ध्यान से नोटिस करना। दिस इज फाइनेंशियल ईयर 18-19, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 19-20, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 20-21। ओके, कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ डिपॉजिट ऑन 1st April 18 अमाउंटिंग टू हाउ मच? 100 करोड़। कंपनी ने 100 करोड़ के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लिए, और कंपनी को रीपे कब करने डिपॉजिट्स? 31 मार्च 21 को, 3 साल में रीपे करने डिपॉजिट्स। अभी एक्ट क्या बोलता है कि जब तुम्हारा इस दिन पे 30th April आ जाएगा, 30th April 19 आ जाएगी, ओके, यू हैव टू पुट 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मेच्योरिंग इन द नेक्स्ट ईयर। फर्ज करते हैं इस दिन पे, ठीक है, कंपनी को
डिपॉजिट्स पे करने 100 करोड़ के रीपे करने, प्लस जो लास्ट मंथ का जो इंटरेस्ट है, द लास्ट ईयर का जो ये इंटरेस्ट है वो 10 करोड़ बनता है, तो 110 करोड़ के डिपॉजिट्स उनके उन्हें रीपे करने। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 110 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20%, मतलब 22 करोड़ रुपए कंपनी को इस अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट द एक्ट टेल्स यू। नाउ यू विल थिंक सर व्हाई ओनली 20%, पूरा का पूरा क्यों नहीं? भाई थोड़ा टाइम तो है ना तुम्हारे पास, इतना टाइम है सो दैट तुम बाकी बैलेंस जो पैसे हैं उनको जमा करो, राइट। सो याद रखो यहाँ पे मुझे पूरा पैसा इस अकाउंट में नहीं डालना है, मुझे सिर्फ जो अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जो जितने अमाउंट के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, तो मुझे इसी साल में इन द करंट ईयर बाय 30th ऑफ अप्रैल आई हैव टू डिपॉजिट 20% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग इन द नेक्स्ट ईयर। गॉट इट? एंड ये डिपॉजिट रिपेमेंट अकाउंट बच्चों, दिस डिपॉजिट रिपेमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग एल्स। ओके, इसमें अंदर जितना मैं पैसा डाल रहा हूँ दैट हैज टू बी ओनली यूटिलाइज फॉर रिपेइंग द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट टू द डिपॉजिट होल्डर्स। अगर एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर की शादी है और डायरेक्टर बोलता है कि भाई इस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, प्लीज मुझे इस अकाउंट में से पैसा यूज करने दो, नहीं, नॉट अलाउड, यू विल नॉट बी अलाउड। अगर तुमने कोई भी पैसा उठाने की ट्राई की तो डेफिनेटली तुम पे इस प्रोविजन से रिलेटेड जो पेनल्टी है वो लग जाएगी। ओके, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। देखो क्या लिखा है, you can credit the amount from the profits and transfer 20% of deposits maturing in the next financial year by 30th April of the current year। एंड ये जो पैसा है वो तुम्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड everything which it when it comes to deposit repayment reserve account। okay, now चलो बच्चों, let me tell you the reason why everybody is not running behind those future group deposits। याद है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे फर्स्ट सेगमेंट में कि फ्यूचर ग्रुप तुम्हें कितने अमाउंट के डिपॉजिट्स दे रहा था, ठीक है, दे वर रीपेइंग यू द एंटायर अमाउंट प्लस दे वर गिविंग यू 10%। ओके, 10% ऑफ द अमाउंट। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट्स शैल बी सिक्योर्ड अगेंस्ट टेंजिबल एसेट्स। ये पॉइंट देख रहे हो तुम लोग? देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, आज इस पॉइंट को अंडरस्टैंड, ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाई एवरीबॉडी वाज नॉट रनिंग बिहाइंड द फ्यूचर ग्रुप डिपॉजिट्स व्हिच वर गिविंग यू एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.10% पर एनम व्हिच इज वे हायर एज कंपेयर टू द बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट। देखो जो डिपॉजिट्स एज अंडर के एक्सेप्ट करते हैं अपन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ओके, you should make sure that those are secured deposits, okay, but there is a provision जहां पे तुम unsecured deposits भी accept कर सकते हो बच्चों। okay, कंपनी unsecured deposits भी अपने डिपॉजिट होल्डर से एक्सेप्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक द एग्जाम्पल जो हमने अभी चेक कर रहे थे, द एग्जाम्पल दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। ओके, फ्यूचर ग्रुप है, future group is accepting money from its deposit holders, right? Now let's take for example all the deposit holders have given them amount of 10 crore rupees। okay, now future group has two options, either these can be secured or these can be unsecured। ये इन्हें पहले ही बताना पड़ता है कि भाई हम सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड। ओके, अगर ये लोग सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दे हैव टू ऑब्वियसली कीप अ सिक्योरिटी। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ तो 12 करोड़ का एक उनका एसेट है, उसको उन्होंने चार्ज कर दिया, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड अ चार्ज अगेंस्ट दिस एसेट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, देखो इन द इवेंट फ्यूचर ग्रुप डिपॉजिट होल्डर्स को रिपे नहीं कर पाई, ओके, इंटरेस्ट या पेनल्टी, देन फ्यूचर ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, इस एसेट को दे विल हैव टू सेल इट ऑफ एंड इस एसेट को बेचने के बाद जो भी पैसे आएंगे वो पैसे इनको डिपॉजिट होल्डर्स को उनका जो बैलेंस अमाउंट है वो रिपे करने में देने पड़ेंगे। दैट इज द बेनिफिट अगर आपके कोई सिक्योर्ड डिपॉजिट्स रहेंगे तो। लेकिन बच्चों अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स रहेंगे तो व्हाट विल हैपन इज यू विल बिकम एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड देन इट यू आर एट द मर्सी ऑफ द कंपनी कि वो लोग तुम्हें कब पैसा रिपे करेंगे। एंड ये द यूनिवर्सल रूल तो तुम्हें पता ही है। ओके, हायर द रिस्क, ओके, higher the risk higher will be the reward। okay, that is the reason guys the future group was giving you how much, they were giving you
10.10% ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ये देख रहे हो कितना ज्यादा रिवॉर्ड था, क्योंकि इन डिपॉजिट्स में रिस्क भी ज्यादा था, क्योंकि वो डिपॉजिट्स थे अनसिक्योर्ड। ओके, जो मैंने तुम्हें इमेज दिखाई थी स्टार्ट में, राइट, 10.10% की, याद रखना वो क्या थे, डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड थे। इसीलिए दे कैन जो, क्योंकि बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर्स को ये अगर जो प्रोविजन पता रहेगा तो वो लोग ऑब्वियसली नहीं आएंगे। अगर मुझे पूछोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा फ्यूचर ग्रुप को, क्यों? बिकॉज डिपॉजिट सिक्योर्ड ही नहीं है। कल को कंपनी बंद होगी तो यार मेरा पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता ही नहीं है। हेंस दैट इज द केस कि याद रखना, तुम जब फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनोगे तब तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हें एडवाइस पूछेंगे कि सर हमें ऐसे कंपनीज के डिपॉजिट्स में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। दैट टाइम द डिसाइडिंग फैक्टर अमंगस्ट अदर्स, द वन डिसाइडिंग फैक्टर विल बी वेदर द डिपॉजिट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ओके, अगर सिक्योर्ड रहेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो रिवॉर्ड रहेगा, वो जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, बट अगर इनसिक्योर्ड रहेंगे तो तुम्हारा रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा, राइट। या डिपॉजिट शैल बी सिक्योर्ड अगेंस्ट, अगर तुम सिक्योर कर रहे हो तो द डिपॉजिट्स को याद रखना, द कंपनी हैज टू सिक्योर इट अगेंस्ट ओनली टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, उनके अगेंस्ट तुम डिपॉजिट्स को सिक्योर नहीं रख सकते। एंड इफ द डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड देन द कंपनी हैज टू स्टेट दिस फैक्ट इन द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। मतलब जो डीपीटी वन फॉर्म था, उस डीपीटी वन फॉर्म में मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अनसिक्योर्ड है। यू इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क, एवरी डिपॉजिट होल्डर इज ऑन हिज ओन। भाई तुम डीपीटी वन को पूरी तरह से पढ़ो, डीपीटी वन में देखो कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम तुम्हारा डिसीजन लो, तुम्हें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो द कंपनीज दैट हैज ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट, ओके, टू मेक श्योर कि कंपनी कोई पार्ट हाइड ना कर दे। ओके, कंपनी को पूरा का पूरा चीजें ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, दे हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आज अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो तो यू माइट बी मेंटेनिंग एक नोटबुक, राइट, टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे तुम कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो तो तुम एक नोटबुक को साथ में रखते हो ताकि तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाओ। सिमिलरली बच्चों, एक कंपनी को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स, और ये रजिस्टर में उन्हें क्या सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली क्या लिखना पड़ेगा उन्हें, नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा डिपॉजिट होल्डर का। दे हैव टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर्स ऑफ द नॉमिनी। अब ये नॉमिनी क्यों? अगर एक पिताजी हैं हु इज 70-75 ईयर्स, 80 ईयर्स ऑफ एज, ओके, उन्होंने कंपनी में डिपॉजिट्स में पैसा डाला है एंड ही विल कीप अ नॉमिनी, ताकि इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ और अभी तक पैसा रिपे नहीं हुआ है तो पैसा किसको मिल जाएगा, मेरे बेटे को, बेटे बेटी नॉमिनी को मिल जाएगा। देन कंपनी को ये भी लिखना पड़ता है कब पैसा मिला, अमाउंट, ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट, कितने टाइम को मुझे रिपे करना है कंपनी को, 3 साल में, 2 साल में, कब रिपे करना है। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ेगा एंड द ड्यू डेट ऑफ रिपेमेंट मुझे इसमें लिखना पड़ेगा। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है कि रजिस्टर को, कंपनी को कब तक मेंटेन करके रखना है। याद रखो, रजिस्टर हैज टू बी मेंटेन फॉर 8 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लेटेस्ट एंट्रीज में, लेटेस्ट मतलब जो लास्ट एंट्री उस रजिस्टर में हुई है विथ रिस्पेक्ट टू दैट डीपीटी वन, ओके, जो लास्ट एंट्री आई है फॉर दैट डीपीटी वन ऑफ दैट ईयर, ओके, उस साल से आगे 8 साल तक तुम्हें वो रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, नाउ there is another concept which we have to understand now, which talks about deposit trustee. Okay, now ये deposit trustee कौन होता है? देखो, many a times जो हमारे डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, दे कैन बी सो मैनी, राइट। कंपनी तो इकलौती है लेकिन डिपॉजिट होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं। कंपनी है और डिपॉजिट होल्डर्स, दे कैन बी मेनी पीपल। इसीलिए इन दोनों के बीच में किसको अपॉइंट किया जाता है? एक डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। अब ये डिपॉजिट ट्रस्टी क्या काम करता है, ध्यान से देखना। अगर कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट्स ले रही है तो डिपॉजिट ट्रस्टी का एक इंपॉर्टेंट काम होता है ये चेक करना कि कंपनी ने इन डिपॉजिट्स को परफेक्टली सिक्योर किया है कि नहीं किया। ओके, वो जो चार्जेस क्रिएट करने पड़ते हैं, ओके, उसका एक सर्टिफिकेट आता है आरओसी से, जो हम कौन से चैप्टर में सीखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, उस चैप्टर में सीखेंगे, वहां पे वो एग्जैक्टली सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज आया है कि नहीं आया है। दूसरे पॉइंट्स, ओके, अगर कोई भी डिस्कशन रहेंगे, कंपनी को डिपॉजिट, कंपनी को हैज टू एक्सप्लेन समथिंग टू द डिपॉजिट होल्डर्स, तो कंपनी किसको बता देगी? डिपॉजिट ट्रस्टी को बता देगी। डिपॉजिट ट्रस्टी विल कन्वे द मैसेज टू द डिपॉजिट होल्डर्स। ऐसे नहीं, और बहुत सारे काम डिपॉजिट ट्रस्टी के रहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बच्चों, ये डिपॉजिट ट्रस्टी हैज टू बी एन आउटसाइडर। कौन होना चाहिए? आउटसाइडर, मतलब ये कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर, केएमपी कोई नहीं रहना चाहिए। प्लस ये डिपॉजिट ट्रस्टी ही कैन नॉट बी अमंग्स द डिपॉजिट होल्डर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 5 मेंबर्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई,
ये पांचों मेंबर्स मेरे डिपॉजिट होल्डर्स भी हैं। ओके, तो हमारा जो डिपॉजिट ट्रस्टी इन पांच जनों के बीच में नहीं होना चाहिए। ही हैज टू बी एन आउटसाइडर, जो ही हैज बेसिकली द पॉइंट इज दैट ही हैज टू बी एन अनबायस्ड पर्सन। ठीक है, इसके लिए हमें कोई ऐसा डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है जो टोटली बाहर वाला हो, और इसको इजीली निकाल भी नहीं सकते। जो कंपनी है उसके सारे डायरेक्टर जब साथ में मिलके एक रिजोल्यूशन पास कर दे तभी ही इस डिपॉजिट ट्रस्टी को दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, वरना ऐसे फॉर रीजन व्हाटसोएवर अगर एक डायरेक्टर है जिसको ये डिपॉजिट ट्रस्टी अच्छा नहीं लगता तो वो अपने मन की मर्जी की तरफ से कोई भी डिपॉजिट ट्रस्टी को निकाल नहीं सकता। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। कंपनी हैज टू अपॉइंट द डिपॉजिट ट्रस्टी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अभी जब जब बच्चों तुमने किसी भी क्लासेस में एडमिशन लिया होगा, राइट, द मोमेंट टू टेक एडमिशन, पता है हम लोग तुम्हें एक फीस रिसीट देते हैं। सिमिलरली डोंट यू थिंक सो द डिपॉजिट होल्डर जो है जब वो पैसा देगा कंपनी को उसे एक रिसीट मिलनी चाहिए। तो वही जो रिसीट होती है, याद रखना ये एमसीक्यू में पॉइंट आ सकता है, द रिसीट द कंपनी हैज टू गिव विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी। मतलब क्या, फर्ज करते हैं आप कौन हो, डिपॉजिट होल्डर हो और मैं कौन हूँ, कंपनी हो। तुमने मुझे पैसा दे दिया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 21 days तक, ओके, मैं उसके 21 days होने के पहले मुझे तुम्हें क्या देना पड़ेगा, एक रिसीट देनी पड़ेगी। ओके, कंपनी हैज टू गिव द डिपॉजिटर रिसीट रिसीट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी। एंड लास्ट पॉइंट, कंपनी हैज टू ऑल्सो फाइल एन ऑडिटेड रिटर्न। एंड इस ऑडिटेड रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या है बच्चों, DPT3। व्हाट इज द फॉर्म नंबर, DPT3। हमने एक फॉर्म देखा था DPT1, अभी थोड़े टाइम बाद DPT2 भी देखेंगे विच टॉक्स अबाउट द डिपॉजिट ट्रस्टी। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, DPT3 विच इज द ऑडिटेड रिटर्न। और अभी इस DPT3 का फंडा समझ लो। Let's take for example, this is the financial year 1819, this is the financial year 1920. ओके, अभी मैंने जितने भी डिपॉजिट्स इस साल में एक्सेप्ट किए, ओके, उनके बारे में डिटेल्स मुझे एक रिटर्न फाइल करके आरओसी को बतानी पड़ती है। और वो रिटर्न मुझे कब तक फाइल करनी पड़ती है, बाय 30th of June। ओके, अगर हम लोग ये एग्जांपल ले रहे हैं तो 30th of June 19 हो जाएगा। इस दिन के पहले मुझे एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एक ऑडिटेड रिटर्न इन द फॉर्म DPT। ऑडिटेड रिटर्न मतलब एन ऑडिटर हैज टू चेक इट्स कंटेंट्स। एंड याद रखना बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से देखो। रिमेंबर इन द DPT3 you will put details of deposits accepted up to 31st March। कंपनी ने भले इस टाइम पीरियड में, मैं इसको अलग कलर से नोटिफाई करता हूं, कंपनी ने भले ये जो ग्रीन पीरियड है, ओके, ग्रीन पीरियड में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए रहेंगे, लेकिन द डिपॉजिट्स दैट आर एक्सेप्टेड इन दिस टाइम पीरियड, द ग्रीन पीरियड, ओके, इस टाइम पीरियड वाले डिपॉजिट्स का डेटा मैं ये वाले DPT3 में नहीं दूंगा। मैं पूरे के पूरे इस साल का डेटा ऑब्वियसली जो अगले साल में DPT3 फाइल करूंगा उसमें देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जो तुम्हारी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, सी एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, you have to file the DPT3 containing information up to 31st of March before 30th of June every year, right? Now, next concept that we have to understand is, लग नहीं रहा है कि ये इतने सारे पॉइंट्स हो गए सर, आपने सारे पॉइंट्स तो बता दिए, बराबर है सर, बट बताओ तो सही कि ये DPT1 जो है ये कब तक वैलिड है, और दूसरा कंपनी भला अपने मेंबर से कितना रुपया ले सकती है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने वो पॉइंट पेंडिंग रखा है लास्ट के लिए। ओके, द बेस्ट थिंग्स हैव टू बी केप्ट फॉर द लास्ट। सो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। As you can see on the board, we have to understand now what is the tenure of this, what is the validity period, sorry, of this deposit। कि एक DPT1 मैंने इशू कर दिया, वो DPT1 कब तक वैलिड रहता है। देखो, वैलिडिटी ऑफ DPT1
एग्जाम्पल के लिए इफ इट इज इशूड ऑन द 31st of July 19, मैंने कब इशू कर दिया? 31st July 19 को मैंने इशू किया. इसकी वैलिडिटी विल बी अर्लीस्ट ऑफ 6 months from close of the financial year in which the circular is issued. Let's take an example. ये हमारे दो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 19-20. नाउ I issued the DPT1 on 31st of July 19, सॉरी 18 को मैंने इशू कर दिया. फाइनेंशियल 18-19 में मैंने DPT1 इशू कर दिया. अभी इसकी वैलिडिटी गाइज इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द DPT1 वॉज इशूड. अभी मैंने DPT1 कब इशू किया था? इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19, राइट. सो इसका लास्ट दिन कब आएगा? 31st March 19. यहां से हमें गाइज 6 months ऐड करने. सो तुम्हारी डेट आ जाएगी 30th of September. ओके, ये जो डेट है अपनी 30th of September 19, दिस विल बी द डेट. ओके, जब तक तुम्हारी वैलिडिटी रहेगी. या फिर और ये जो साल है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, उस साल की जो एजीएम तुम्हारी हुई, उस एजीएम की तारीख. फर्ज करते हैं इस कंपनी की एजीएम हो गई थी ऑन द 1st of August. ओके, सो 1st August 19 को इज माई एजीएम डेट, राइट. सो विच एवर इज अर्लियर, तो कौन जीतेगा इन दोनों के बीच में? 1st August 2019. सो अगर मैं तुम्हें पूछूं इन दिस एग्जाम्पल what is the validity period, if I ask you this, then understand the validity period will start from the date of issue. कब इशू किया था हमने भाई? 31st July 2018 को इशू किया था. एंड ये एंड कब होगा? 1st August 19 को एंड हो जाएगा. तो मुझे अगर जितना भी पैसा इस DPT1 के ऊपर मिल रहा है, अगर मुझे और पैसा चाहिए, if I want to get more deposits, so I will have to issue a new DPT1 for the balance period. मतलब 1st August के बाद अगर मुझे कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं, तो I will have to issue a new DPT1. I hope I've made myself clear. Another example. Same point लेते हैं. सेम पॉइंट में और एक कंसेप्ट है बच्चों. देखो, अगर मैंने 31st of July 18 को DPT1 इशू कर दिया, ठीक है, बट मैंने ना एजीएम रखी ही नहीं. ओके, फाइनेंशियल ईयर 19-20 है ये, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 है. सेम एग्जांपल है पिछले वाला, बट मैंने एजीएम रखी नहीं. इसका क्या मतलब है? इनफाइनाइट मैंने जो DPT1 इशू किया था, इसका कोई मृत्यु होगा नहीं, इसकी मौत होगी नहीं, इसका वैलिडिटी चलते रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. ये DPT1 कब तक वैलिड रहेगा? इट विल बी वैलिड till the last date to hold the AGM. Got it? So example, the last date to hold the AGM फर्ज करते हैं इस 30th September 19. ओके, दिस इज द लास्ट डेट. तो तुम्हारी DPT1 कहाँ तक वैलिड रहेगी? फ्रॉम 31st of July से लेकर 30th of September 19 तक. ओके, द लास्ट डेट फॉर AGM हैज टू बी अंडरस्टूड बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96, जो हम लोग मीटिंग्स के चैप्टर में देखेंगे. ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए लास्ट डेट बताई है. द लास्ट डेट कुड बी डिफरेंट. ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, देखो, अर्लीस्ट ऑफ वैलिडिटी क्या होती है? अर्लीस्ट मतलब क्या? अर्लियर ऑफ 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्कुलर इशूड और द डेट ऑफ AGM. एंड इफ द AGM इज नॉट हेल्ड, द लास्ट डेट टू होल्ड द AGM, राइट. सो याद रखना, ये वैलिडिटी के प्रोविजंस है. अभी वैलिडिटी के प्रोविजंस होने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. मैं जो पैसा है, ओके, पैसे को कितने टाइम के लिए एक्सेप्ट कर सकता हूं? ओके, जैसे एक कंपनी है, उसको बैंक से लोन लेना है. एग्जाम्पल के लिए, देयर इज अ कंपनी, सॉरी, देयर इज अ कंपनी, कंपनी को बैंक से लोन लेना था गाइस. ओके,
अभी बैंक के बहुत अलग अलग टेन्योर्स रहेंगे, राइट? इट कैन बी 10 years, इट कैन बी 20 years, इट कैन बी 15 years, डिपेंडिंग ऑन द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ओके, दे कैन कीप द टेन्योर एज, वो दोनों खुद एक दूसरे के बीच में डिस्कस करेंगे, बैंक क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगी कंपनी की, एंड अकॉर्डिंगली विल अलॉट अ क्रेडिट पीरियड कि भाई चलेगा, तुम 10 साल का लोन मांगते हो ना, 10 साल का दे देते हैं पैसा। कंपनी बोलती है नहीं मुझे 20 साल का लोन दो, बट कम बैंक बोल सकता है कि नहीं यार हम तुम्हें सिर्फ 10 साल का ही लोन देंगे। ओके, so that is something that they can decide between amongst themselves. It can be 1 year also, it can be 2 also, it can be 3, it can be 10, as the case may be. But remember, जब company is taking money from the deposit holder, they can take it for minimum 6 months से maximum 36 months. Okay, इतने टाइम पीरियड के बीच वाला ही डिपॉजिट्स वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि 6 महीने के पहले तो मैं बंदे को पैसा दे ही नहीं सकता हूँ। आज फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे डिपॉजिट होल्डर हो और मैं, मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम है आकाश प्राइवेट लिमिटेड, तुम मेरे मेंबर हो। ओके, तुम मेरे पास आए डिपॉजिट देने के लिए, तो मैं तुम्हें 6 महीने के पहले तो पैसा वापस कर ही नहीं सकता हूँ, सिर्फ सिवाय एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम लोग अभी देखेंगे। चलो, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, फोकस करना, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स, भले डिपॉजिट सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए एज अ कंपनी, यू वांट मनी फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो तुम्हें लेना पड़ेगा मिनिमम 6 months टू मैक्सिमम 36 months, विच आई जस्ट एक्सप्लेन द प्रीवियस स्लाइड। बट आई टोल्ड यू देयर इज वन एक्सेप्शन, जब तुम इसके कम में भी पैसा ले सकते हो, कम टाइम के लिए पैसा ले सकते हो, तो दैट इज व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर अ शॉर्ट टर्म। ओके, तुम अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो थोड़े कम टाइम के लिए, तब देर इज अनदर कंडीशन, और वो कंडीशन क्या बोलती है, द कंडीशन इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एग्जाम्पल के लिए फर्ज करते हैं ये हमारी टाइमलाइन है, 31 मार्च 2018 को। ओके, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल था 1 करोड़ का, मेरा फ्री रिजर्व थे बच्चों 0.5 करोड़ 50 लाख के, और मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम था सेम 0.5 करोड़ 50 लाख का। इन तीनों का टोटल कितना हो जाता है? 2 करोड़ हो जाता है। ओके, तो अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मुझे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर मेरे इंटरेस्ट बर्डन नहीं चाहिए, बहुत टाइम तक मेरे को डिपॉजिटर का पैसा नहीं चाहिए, मेरे को उनको वापस करने का है, ठीक है, बट मुझे अभी शॉर्ट टर्म एकदम अर्जेंसी है पैसे की, तब मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ डिपॉजिट्स फ्रॉम माय मेंबर्स, अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं फॉर अ अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ दिस। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए एक्सेप्ट कर रहा हूं, ओके, तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले सकता हूं, एंड द शॉर्ट टर्म विल बी मिनिमम 3 months टू मैक्सिमम 6 months। मतलब 3 महीने के पहले तो मैं पैसा वापस कर ही नहीं सकता हूं। मुझे, तुम अगर डिपॉजिट होल्डर हो मेरे और मुझे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो प्लस मैं अगर पैसा एक्सेप्ट कर रहा हूं 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योर्ड पेमेंट, उन तीनों का जो टोटल है उसका 10%, उतना ही एकदम कम अमाउंट में तुमसे ले सकता हूँ। और अगर मैं वो पैसा ले रहा हूँ तुमसे, तो वो पैसा मैं ले सकता हूँ मिनिमम 3 months से मैक्सिमम 6 months के लिए, ठीक है। मतलब अगर तुमने मुझे दे दिया 20 लाख रुपए, मेरे को मिल गया, और तो वो 3 महीने तक तो तुम्हें रिपे नहीं होगा, 3 महीने के बाद ही रिपे हो सकता है, पर 3 महीने बाद और 6 महीने के पहले तभी अलाउड है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। ओके, ये पॉइंट क्या बात करता है, मैंने आई टोल्ड यू दैट आई हैव केप्ट द बेस्ट थिंग्स फॉर द लास्ट। ओके, कि मुझे मेंबर से कितना पैसा ले सकता हूँ वो अपन अंडरस्टैंड करेंगे। चलो, I would like everybody to focus only on the middle section of this PPT. Okay, क्यों? As you can see, the other two sections talk about eligible companies, guys. Okay, किसके बारे में बात कर रहे हैं? Eligible companies, and eligible companies तो members, eligible companies तो public से भी accept कर सकते हैं, याद है हम लोग। लेकिन अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? The acceptance of deposits from members. तो ये कौन सी कंपनीज रहेंगी? Ineligible companies, right? हाँ, क्यों? क्योंकि एलिजिबल कंपनीज पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, सो ऑल द कंपनीज, यहाँ पे मैं इनएलिजिबल की जगह पे आई कैन राइट ऑल कंपनीज। ओके, हाँ, ऑल इनएलिजिबल कंपनीज याद रखना, बिकॉज अगर तुम एलिजिबल कंपनी बन जाते हो तो तुम पे ये डिपॉजिट की लिमिट्स लग जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। इफ एट ऑल यू आर एन आईएफएससी पब्लिक कंपनी, कौन सी वाली?
आईएफएससी पब्लिक कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में तुम्हारी पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ओके। एट दैट पॉइंट आईएफएससी पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ, गिफ्ट सिटी, ओके। गुजरात में देयर इज अ गिफ्ट सिटी, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर नाम है उसका। गिफ्ट सिटी जो है वहां पे अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी ओपन होती है तो उसको क्या बुलाया जाएगा, आईएफएससी पब्लिक कंपनी। ऐसी पब्लिक कंपनी और कोई प्राइवेट कंपनी, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेंबर से कितना रुपए ले सकते हैं, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योर्ड पेमेंट। अभी प्रीवियस एग्जांपल जो दिया था वहां पे याद है, इन तीनों का टोटल क्या बन रहा था अपना बच्चों, 2 करोड़। तो कंपनी 100% ऑफ 2 करोड़ ले सकती है, मतलब अपने मेंबर से 2 करोड़ वर्थ ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगर तुम अदर इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, मतलब आईएफएससी पब्लिक कंपनी नहीं हो, तुम एक ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसका वो नेटवर्थ और टर्नओवर का क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, ठीक है। देखो टर्नओवर और नेटवर्थ का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो तुम क्या बन जाओगे, छोटी पब्लिक कंपनी। और छोटी पब्लिक कंपनी ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से, राइट। तो ऐसी जो इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो कितना एक्सेप्ट कर सकती है, 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका क्या मतलब है, अगर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इन तीनों का टोटल बन रहा है 10 करोड़, ठीक है, तो 10 करोड़ 35, 10 करोड़ का 35% कितना हो जाएगा, 3.5 करोड़ रुपया मैं मेरे मेंबर से ले सकता हूं बाय वर्च्यू ऑफ डिपॉजिट्स। आई होप ये सेकंड कंसेप्ट भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट पॉइंट गाइज, अगर तुम एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, ये स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी क्या होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, हम दोनों ने एक छोटी प्राइवेट कंपनी ओपन की और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई तो एक नया इन्वेंशन करने जा रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को बुलाते हैं कि हमने एक स्टार्टअप ओपन किया। ऐसे इसको स्टार्टअप नहीं बुलाया जाता है, ओके। यू हैव टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिर चेक करता है तुम्हारा काम कैसा है, तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे एसेट्स कितने हैं, तुम व्हाट इज द फंडिंग दैट यू आर गेटिंग, वो सारी चीजों को चेक करने का गवर्नमेंट तुम्हें एक सर्टिफिकेट देती है। अगर तुम्हारे पास ऐसा सर्टिफिकेट है तो ही तुम गवर्नमेंट और कंपनीज एक्ट की नजरों में एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी कहलाओगे। और ऐसी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पहले 5 सालों के लिए, ओके, या फिर अदर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, अदर प्राइवेट कंपनीज जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेती है, ऐसे जो कंपनीज रहेंगी बच्चों, ये प्राइवेट कंपनियां जितना चाहे उतना पैसा अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके। देयर इज नो लिमिट एट ऑल। आर यू रियलाइजिंग द कंपनीज एक्ट इज बिकमिंग सो, इट हैज सच अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स दीज गाइज, ओके। इन दो प्राइवेट कंपनीज के लिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर तुम एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, एज पर द गवर्नमेंट, नॉट एज पर यू, एज पर द गवर्नमेंट तुम एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो तो पहले 5 साल तक तुम तुम्हारे मेंबर से जितना अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है कर सकते हो, तुम पे कोई रोक टोक नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं बाइजूस, ओके। बाइजूस अगर एक प्राइवेट कंपनी है और बाइजूस कंपनी गवर्नमेंट को अप्लाई करती है कि गवर्नमेंट प्लीज गिव लेट अस नो इफ वी आर अ स्टार्टअप कंपनी तुम्हारी नजरों में, तो गवर्नमेंट उनको एक सर्टिफिकेट देगी और बाइजूस अपने जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी इनके मेंबर्स हैं आउट ऑफ इंडिया के जितने भी शेयर होल्डर्स उनके हैं, उनसे शेयर कैपिटल के थ्रू तो पैसा लेगा ही, ओके, दैट इज ऑब्वियस। बट ओवर एंड अबाउ उनको अगर पैसा चाहिए तो बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट, अदर प्राइवेट कंपनीज जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है। अब ये क्राइटेरिया याद रखना बच्चों, तीनों चीजें फुलफिल करनी है, 1B 2B और 3, तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। ऐसी जो प्राइवेट कंपनियां रहेंगी, मतलब जिनका कोई भी एसोसिएट नहीं है, जो खुद एसोसिएट और सब्सिडरी नहीं है किसी कंपनी की, मतलब इट इज अ स्टैंड अलोन कंपनी। एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, हाँ, नो लिमिट का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, यू शुड नॉट बी एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी। मतलब लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है, ओके, माय कंपनीज नेम इज मॉर्फ रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल, ओके। ऐसी कंपनी जो मॉर्फ रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके जो शेयर होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली 2 शेयर होल्डर्स, ओके, इट्स मी एंड माय फ्रेंड श्रीकांत। मैं 50% होल्ड करता हूँ, मेरा दोस्त 50% होल्ड कर सकता है, कर रहा है। देख रहे हो, हमारे ऊपर कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं है, और मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल्सो नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। एंड सेकेंड, हम लोग किसी के भी एसोसिएट कंपनी नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा, वी आर अ स्टैंड अलोन कंपनी, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन टिक, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड कंडीशन गाइस। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, बोरोइंग्स आर लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ये जो कंपनी है मेरी मॉर्फ रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, हमारी जो गाइस बोरोइंग्स हैं, क्या है बोरोइंग्स, जितना पैसा हमने अब तक उठाया है बैंक से या फिर किसी और से भी, ओके, हमारी जो टोटल बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स शुड बी लेस देन, किससे कम होनी चाहिए, लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। इसका क्या मतलब है, फर्ज करते हैं बच्चों कि मेरा पेड अप शेयर कैपिटल, मेरी जो मॉर्फ रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड है, हमारा पेड अप शेयर कैपिटल एकदम छोटा है, ठीक है, 10,000 रुपए का हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। इफ यू गाइस आर नॉट अवेयर ऑफ, द कंपनीज एक्ट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फॉर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, ओके। तो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की विद 10,000 एज कैपिटल, चलेगा। तो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये अमाउंट, इट विल बी 20,000, राइट। एंड सेकंड हमारा, और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, ओके। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, कौन जीतेगा, 20,000 रुपया जीत जाएगा, ओके। सो हमारा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हमने अगर बैंक से लोन लेके रखा है 50,000 रुपए का, ओके, 51, देन दिस सेकेंड कंडीशन वी आर नॉट फुलफिलिंग, व्हाई, बिकॉज हमारा बोरोइंग इज मोर देन 20,000, ओके। वही अगर हमारा बोरिंग होता सिर्फ और सिर्फ 15,000, तो ये सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाती बच्चों, टिक हो जाती, सेकंड कंडीशन विल हैव बीन फुलफिल्ड। एंड थर्ड कंडीशन इज व्हाट, there has to be no default in repayment, there has to be no default in repaying these borrowing। मतलब ये जो मैंने सिंपल 15,000 रुपए का जो लोन लेके रखा है बैंक से, उसमें भी रीपे करने में मुझे कोई भी रीपेमेंट की डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आई शुड हैव रीपेड एवरी मनी, ओके, आई शुड हैव रीपेड एज इन जितना भी अब तक भले लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा, बट जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट आया है तब मैंने परफेक्टली ऑन टाइम पेमेंट किया होना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड दीज 3 पॉइंट्स। देखो, ऐसा लग नहीं रहा है ये पॉइंट देख के, फर्स्ट पॉइंट देख के कि ये छोटी कंपनी है, सेकंड पॉइंट देख के बहुत कम बोरोइंग है, और थर्ड पॉइंट देख के पता चल रहा है कि भाई इन्होंने जितना सा भी बोरोइंग किया है ना, वो सारा बोरोइंग इन्होंने वापस रीपे किया है, राइट। ये ऐसा वी गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, राइट, बिकॉज हर जगह पे क्या है, एंड मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, तुम यार यू कैनॉट हैव अ होल्डिंग कंपनी, you cannot be a subsidiary or associate of another company, obviously you will be a standalone small company। Second, तुम्हारा बोरोइंग शुड बी सो लेस, ओके, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ whichever is less, उससे भी कम होना चाहिए तुम्हारा बोरोइंग। तो बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट अ कंपनी दैट रिलाइज ऑन बोरोइंग, बराबर है, तुम यार यू डोंट पे अटेंशन टू डेट, ओके, ऐसी तुम कंपनी हो। एंड तीसरा, जितना भी तुमने बोरोइंग किया वो तुमने रिपे टाइम टू टाइम किया हुआ है, ओके। इससे क्या पता चलता है, ये एक ऐसी कंपनी है जो पहली बात तो छोटी है, और दूसरा ये लोग परफेक्टली ऑन टाइम पेमेंट करते हैं। तो ऐसी कंपनी को क्यों ना हम यार एडिशनल बेनिफिट दें, इसलिए इनको बोला गया है कि अगर तुम ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेते हो, तब तुम तुम्हारे जो तुम्हारे मेंबर्स हैं उन मेंबर्स से जितना भी पैसा चाहिए एज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। गॉट इट। सी, अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस एंड द इंटेंट बिहाइंड द प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वो प्रोविजन तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाए। चलो एक बार लास्ट रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट आर द वेरियस डिपॉजिट लिमिट। सबसे पहले एक आईएफएससी पब्लिक कंपनी, और दूसरा एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, बीच वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, वैसी वो लोग कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। दूसरा, इन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कितना कर सकते हैं, 35% ऑफ द सेम अमाउंट। एंड लास्ट, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पहले 5 सालों तक, ओके, और स्टार्टअप नॉट एज पर यू, एज पर गवर्नमेंट। और दूसरा, अदर प्राइवेट कंपनीज जो ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती हैं, पहले तो यू शुड नॉट बी एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ एनीबडी, तुम्हारा बोरोइंग शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ व्हिचएवर इज लेस। एंड लास्ट, जब भी तुमने बोरोइंग लिया है यू हैव ऑलवेज रीपेड इट परफेक्टली, ओके। जब तुम्हारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, दैट टाइम तुम पे ऊपर ये 100% वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तुम जितना चाहो उतना पैसा तुम्हारे मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हो बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, ओके। देखो ये है, ये याद रखना, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये भी अनलिमिटेड है, अरे भाई ये अनलिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास लिमिट है, तुम 100% ही एक्सेप्ट कर सकते हो। गॉट इट, ओके। I hope you have understood all the points that are there in the Companies Act when it comes to accepting of deposits from members. Okay. In the next segment, guys, we'll be understanding the points which pertain to acceptance of deposits from public. Okay. I'll see you in the next segment. Hi guys, welcome to the next segment. इस पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे वेरियस प्रोविजंस जो अप्लाई होते हैं व्हेन अ एलिजिबल कंपनी वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। Along with this, we will also understand
मेनी प्रोविजंस जो दोनों के लिए अप्लाई होता है व्हेन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड व्हेन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. As you can see on the board, when it comes to eligible companies, guys, you have to make sure that first you are a public company. ये तो तुम्हारा पहला क्राइटेरिया है एलिजिबल कंपनी बनने के लिए. अगर तुम पब्लिक कंपनी नहीं हो, मतलब अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो, तो तुम कतई अब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. यू कैन ओनली एक्सेप्ट फ्रॉम योर मेंबर्स. ओके, नाउ इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी देन यू हैव टू चेक अगर तुम्हारा जो नेटवर्थ है, इफ योर नेटवर्थ इज मिनिमम 100 crores और योर टर्नओवर इज मिनिमम 500 crores. अगर इन दोनों में से कोई भी तुम्हारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है, देन वी विल स्टार्ट कॉलिंग यू एज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी. और ऐसी एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. मेंबर से तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ पब्लिक कंपनी कर ही सकती थी. ओके, बट अलॉन्ग विद द मेंबर्स जो जनरल पब्लिक है, जो इनकी मेंबर्स नहीं है, उनसे भी तुम एक्सेप्ट कर सकते हो. अभी अगर याद हो तो इन द केस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, अपना फर्स्ट स्टेप था टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. यहाँ पे गाइज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जगह पे तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा. You will be wanting a special resolution only when if the amount of deposits that you are about to accept, okay, exceeds the limit given under section 180 of the Companies Act. अभी ये जो सेक्शन 180 है, ये तुम्हारे सीए फाइनल लेवल पे आने वाला है. सीए इंटर लेवल पे अपना कंपनीज एक्ट का जो सिलेबस है वो सेक्शन 148 पे एंड हो जाता है. 149 से सीए फाइनल न्यू सिलेबस स्टार्ट होता है. तो 180 इज समथिंग दैट वी लर्न एट सीए फाइनल लेवल. बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ सेक्शन 180 की लिमिट क्या बोलती है. दैट the amount of borrowings should not go above your total of paid up share capital and free reserves. So फर्ज करते हैं अगर एक कंपनी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल ओके इज 1 crore एंड गाइस फ्री रिजर्व्स आर आल्सो 1 crore. ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 crore. सो अगर तुम जो डिपॉजिट से पैसा मंगा रहे हो वो पैसा 2 crore के ऊपर है, then you will need what, then you will need a special resolution. and if it is not more than 2 crore then एक ordinary resolution से तुम्हारा काम हो सकता है. याद रखना, जब जब एक एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, फर्स्ट स्टेप रहेगा कि जो उन्हें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट रेजोल्यूशन विल ईदर बी एसआर, अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड द डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट ऑफ सेक्शन 180. आई होप दैट इज क्लियर. अभी here you can see something known as, one second, sorry, yeah, sorry. Now the next point, अभी देखते हैं ये एलिजिबल कंपनीज कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक. बोर्ड पे फोकस करो. एज यू कैन सी, एक एलिजिबल कंपनी मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकती है, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. एंड पब्लिक से कितना एक्सेप्ट कर सकती है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. नाउ बच्चों के बहुत बार डाउट आते हैं, सर क्या हम लोग इसको 5% कर सकते हैं एंड इसको 30 कर सकते हैं क्या, टोटल तो एट द एंड ऑफ द डे 35 ही रहेगा ना. नहीं, दैट इज नॉट अलाउड. याद रखना, यहाँ पे 10 बोला है ना, तो यू हैव टू डू इट मैक्सिमम 10, और यहाँ पे 25 बोला है तो इट इज मैक्सिमम 25. नाउ another question that comes in the minds of students is that, sir, is this an increasing limit or is this an inclusive limit? ध्यान से देखो, फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी टाइमलाइन है, ओके, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 18-19, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 19-20. ओके, नाउ एज ऑन दिस डेट द पेड अप शेयर कैपिटल, गाइस, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल था 1 crore. एज ऑन दिस डेट my free reserves were 1 crore and my securities premium was also 1 crore. Simple. अभी इसका टोटल कितना आ जाएगा गाइज, 3 crore rupees. And the same data is available here also. Paid up share capital 1 crore as on 31st March 20, और यहाँ पे भी 31st March 19 को. ठीक है, अभी और यहाँ पे भी सेम डेटा फर्ज करते हैं. पेड अप शेयर कैपिटल इज 1 crore, फ्री रिजर्व्स आर 1 crore and securities premium is 1 crore. So it has never changed. हमारा ये अमाउंट चेंजेस नहीं हुआ है. इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको ले सकते हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो अमाउंट के डिपॉजिट्स तुम 18-19 में एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, इफ यू आर एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ओके, तो तुम मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकते हो गाइज, इट कैन बी 10% ऑफ दिस
एंड तुम पब्लिक से कर सकते हो 25% ऑफ दिस। ओके, सो 10% ऑफ 3 करोड़ कितना आ जाएगा तुम्हारा लिमिट? इट विल बी सम एग्जैक्टली 30 lakhs। एंड तुम्हारा 25% ऑफ 3 करोड़ कितना बन जाएगा? इट विल बी समवेयर 75 लाख रुपीज, राइट? दिस इज द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, ये तुम्हारी लिमिट्स हो चुकी हैं फॉर 18-19, बिकॉज यू हैव टू चेक द लिमिट्स एज ऑन दिस डेट। ओके, नाउ इन 18-19 फर्ज करते हैं बच्चों तुमने मेंबर्स से, ठीक है, मेंबर से जो एक्चुअल डिपॉजिट्स लिए दैट वर ओनली 10 lakhs। ओके, एंड पब्लिक से जो तुमने एक्चुअल डिपॉजिट्स लिए दैट वर समवेयर इन द रेंज ऑफ 40 lakhs। कितने ले लिए थे? 40 lakhs। अभी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन 1920 अगेन। अभी जब तुम 1920 में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तभी भी तुम्हारी सेम लिमिट्स अप्लाई होंगी। ओके, दैट इज 10% एंड 25%। 10% कितना हो जाएगा गाइस? 30 lakhs। एंड 25% कितना हो जाएगा? 75 lakhs। ओके, बट दिस लिमिट इज अ क्यूमुलेटिव लिमिट। मतलब क्या? तुमने ऑलरेडी जो एक्सेप्ट कर लिया है, ओके, उसको तुम्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो 30 में से मैं माइनस कर देता हूँ 10 लाख रुपीज, और यहां से मैं माइनस कर देता हूँ 40 लाख रुपीज। ओके, सो माई लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 विल एक्चुअली बी वॉट? 20 lakhs, एंड हियर इट विल बी 35 lakhs। ओके, सो अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर 1920 में मेरे मेंबर से मैंने एक्सेप्ट कर लिया 15 लाख रुपीज एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने पब्लिक से कितना एक्सेप्ट कर लिया? पूरा 35 लाख रुपीज एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सो इन दिस केस फॉर द बैलेंस पीरियड मेरे पास कितना लिमिट बचेगा? मैं सिर्फ और सिर्फ मेंबर से 5 लाख रुपीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उतना ही। क्यों? बिकॉज आई हैव एग्जॉस्टेड माई एंटायर लिमिट। ध्यान से सुनना, वापस बताता हूँ, एक बार फोकस करो। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। सी, द टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा कितना था? हर साल के एंड में था 3 करोड़ रुपीज। ओके, सो मेरी जो लिमिट बनती है फ्रॉम मेंबर्स इज 10%, पब्लिक इज 25%। सो मैं 30 lakhs और 75 लाख ये मेरी लिमिट हो गई। अभी मैंने ये साल में कितना एक्सेप्ट कर लिया? 10 लाख और 40। 10 में लिया मेंबर से, 40 लिया पब्लिक से। अभी नेक्स्ट ईयर भी मेरी लिमिट इतनी थी 30 की और 75, लेकिन मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर तो एग्जॉस्ट कर चुका हूँ ना थोड़ा, तो 10 और 40 तो मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ पब्लिक से। तो ये साल फाइनेंशियल ईयर 1920 में मेरे पास बैलेंस लिमिट बच जाएगी 20 लाख की और 35 लाख की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट के लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। आज तक आईसीए ने कभी भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछा है, बट दे कैन आस्क, और ये पॉइंट्स एमसीक्यू में बहुत बार आते रहते हैं। तो यू नीड टू हैव अ कंसेप्ट क्लियरिटी इन दिस, तभी तुम्हारे एमसीक्यूज करेक्ट जाएंगे। Got it? Now, next, let's try to understand the last part of the limits, which is about an eligible government company. अब ये eligible government company क्या होती है? ध्यान से देखो। First of all, we have to understand that what is a government company. फर्स्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग इन अ कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड। किस में होल्ड कर रहा है? ए प्राइवेट लिमिटेड में। कितना होल्ड कर रहा है? मोर देन और इक्वल टू 51% वोटिंग पावर। याद रखना, होल्डिंग सब्सिडरी में जो लिमिट है 50% की है, मोर देन 50% होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? मिनिमम 51 है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो ये बात याद रखना। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इकलौती होल्ड करे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट इकलौती होल्ड करे, या फिर बोथ। ओके, तो हम ए प्राइवेट लिमिटेड को क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल दिस कंपनी एज अ गवर्नमेंट कंपनी। गॉट इट? नाउ बच्चों, मैं तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी एक्सप्लेन कर रहा था। तो याद रखना, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहले तो एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। जैसे हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, किसी भी कंपनी को एलिजिबल कंपनी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ डिपॉजिट्स का दर्जा देने के लिए एक तो क्लियर है, उसके दो कंडीशन है। फर्स्ट, इट हैज टू बी अ पब्लिक कंपनी, और दूसरा सेकंड इज उनका टर्नओवर और नेटवर्थ का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। टर्नओवर मिनिमम 500, नेटवर्थ मिनिमम 100। ओके, तो एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी कौन होगी बच्चों? सिंपल सी, इट विल बी अ कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों साथ में कितना होल्ड कर रहे हैं? मिनिमम 51% वोटिंग पावर तो होल्ड कर रहे हैं। ओके, प्लस ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं? आई एम राइटिंग ए लिमिटेड। मैं क्यों ए लिमिटेड रख रहा हूं? बिकॉज प्राइवेट कंपनी रहेगी
तो वो तो एलिजिबल कभी बन ही नहीं सकती, तो ये ए लिमिटेड हो गए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये इसको अपन ने क्या बोला, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी तो बन गई, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी बन गई अभी, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए और एक क्राइटेरिया भी तो है। अभी अपने को देखना है कि भाई ए लिमिट का टर्नओवर और नेटवर्क का क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनमें से किसी एक क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो वी कैन से दैट दिस इज एन एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। I hope you guys have understood this part clearly. Let's move ahead. Okay. Now that we have understood what is an eligible government company, let's try to understand इनका limit कितना है. Can you see? यहाँ पे there is no bifurcation between the amount that can be accepted from members and from the public. ओके यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट ने लिखा है कैन एक्सेप्ट 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके सो याद रखना, अगर एक एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी होती है वो मेंबर्स और पब्लिक से दोनों साथ में मिला के 35 का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे यू कैन हैव एज मेनी लिमिट्स एज पॉसिबल, 15% मेंबर से, 15% मेंबर से, 20% पब्लिक से, इट इज ओके। बट ओवर देयर व्हेन यू आर अ नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो विच हैज द एलिजिबल स्टेटस, वो कैन एक्सेप्ट 10% फ्रॉम मेंबर्स एंड 25% फ्रॉम public. I hope you have understood all the points which pertain to the limits criteria. ठीक है, चलो अभी कुछ बैलेंस पॉइंट्स बचे हैं इस चैप्टर के, वो फिनिश कर लेते हैं एंड फिर अपने को एक लास्ट पार्ट टैकल करना है which talks about which amounts are not considered as deposits. Okay, that will be our last segment. Okay, these are some miscellaneous topics जो अप्लाई करते हैं दोनों के लिए, when you accept deposit from members and when you accept deposit from public, दोनों के लिए। फर्ज करते हैं बच्चों, एक कंपनी है जो अपने डिपॉजिट होल्डर से पैसा ले रही है। ओके ना, ये कंपनी जो मन चाहे इंटरेस्ट रेट दे सकती है क्या? जितना मन चाहे इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट होल्डर को दे सकती है? नहीं। ओके, यू हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितना इंटरेस्ट रेट बोला है एनबीएफसी दे सकती है। ओके, एक एनबीएफसी अपने डिपॉजिट होल्डर को जितना इंटरेस्ट दे सकती है उतना ही अमाउंट का इंटरेस्ट ये कंपनी दे सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस पार्ट। एक कंपनी अपने डिपॉजिट होल्डर को कितना अमाउंट का इंटरेस्ट दे सकती है? क्या कंपनी जितना मन चाहे उतना इंटरेस्ट दे सकती है? नहीं। याद रखना, तुम्हारी मर्जी यहाँ पे नहीं चलती। जब तुम्हें इंटरेस्ट देना है अपने डिपॉजिट होल्डर, यू हैव टू फॉलो व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेइंग। जो अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, किसको? एनबीएफसी को बोला है कि एनबीएफसी जितना अमाउंट का इंटरेस्ट दे सकती हैं अपने डिपॉजिट होल्डर को, उतने ही अमाउंट का इतने ही अमाउंट का इंटरेस्ट एक कंपनी दे सकती है अपने डिपॉजिट होल्डर को। गॉट इट? सो ओवर हियर यू कैन नॉट पे ओवर एंड अबाउट व्हाट आरबीआई हैज स्टेटेड फॉर एनबीएफसी। याद रखना इतना, दैट इज अ पॉइंट व्हिच इज रिटन हियर। देखो, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट व्हिच अ कंपनी कैन गिव, ठीक है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स कैन बी हैज टू बी एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच इज स्पेसिफाइड फॉर एनबीएफसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मेरी जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी है और ये है जनरल पब्लिक, ठीक है। अभी नाउ टेल मी, आज के इस लेक्चर के पहले क्या तुम्हें आइडिया भी था कि फ्यूचर ग्रुप ने ऐसे डिपॉजिट्स जारी किए हैं कि जहां पे तुम्हें 10.10% इंटरेस्ट मिल सकता है? यू आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट? क्यों वी आर नॉट अवेयर ऑफ? बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, या फिर वी आर नॉट दैट फाइनेंशियली अपडेटेड। इसीलिए बच्चों, कंपनी भी जानती है कि अगर हम ये डिपॉजिट्स का इश्यू लाते हैं तो जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा? यस, द डीपीटी वन फॉर्म इज देयर, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी यार कि द पीपल माइट नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, तो देयर आर चांसेस ऑफ दैट। ओके ना, इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक एजेंट को अपॉइंट करेगी। किसको? एजेंट को। ये एजेंट क्या करेगा,
दिस एजेंट विल गो टू द जनरल पब्लिक एंड जनरल पब्लिक को समझाएगा कि ऐसे ऐसे कंपनी है, कंपनी 10% इंटरेस्ट रेट 10.10% इंटरेस्ट रेट दे रही है, यू शुड ऑल पुट योर मनी इन दिस कंपनी। सो याद रखना, ये एजेंट जो रहेगा गाइस, ये फ्री में तो काम नहीं करेगा, कंपनी को इसको क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज। तो ये जो ब्रोकरेज कंपनी देगी, वो ब्रोकरेज भी कंपनी अपने मन चाहे अमाउंट से नहीं सकती। दैट अमाउंट जो आरबीआई स्पेसिफाई करती है, वही अमाउंट का ब्रोकरेज कंपनी एजेंट को पे कर सकती है। प्लस देर आर टू मोर कंडीशंस। फर्स्ट, इन दोनों के बीच में, कंपनी एंड एजेंट के बीच में क्या होना चाहिए, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट इन राइटिंग, एक अग्रीमेंट होनी चाहिए। एंड दूसरा, डिपॉजिट्स एक्चुअल में प्रोक्योर होने चाहिए, मतलब ये एजेंट ने कुछ काम किया होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो आगे बहुत बार होता है कि यू वांट टू फाइंड अ हाउस ऑन रेंट और यू वांट टू बाय अ हाउस, तो तुम बहुत सारे ब्रोकर्स से बात करते हो, राइट। बट तुम्हारी जो डील स्ट्राइक होती है, दैट गेट स्ट्राइक ओनली विद वन ब्रोकर, बराबर है। तुम चार जनों के साथ एक साथ में तो डील स्ट्राइक नहीं करते। तो बाकी के जो चार ब्रोकर्स है, जो तुम्हें अच्छा घर नहीं दिखा पाए, तुम उनको थोड़ी पेमेंट करते हो, तुम उसको ही पेमेंट करते हो जिसने तुम्हें अच्छा घर दिखाया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर भी वही केस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट इन राइटिंग। एंड सेकंड, ऐसे एजेंट से ना डिपॉजिट प्रोक्योर होना चाहिए, ओके। फ्री में ब्रोकरेज तुम नहीं बांट सकते। तो कंपनीज एक्ट ने ये दो कंडीशंस डाली हुई है, याद रखना। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही कंपनी ब्रोकरेज दे सकती है, और वो भी मन चाह नहीं। जो आरबीआई एनबीएफसी के लिए स्पेसिफाई कर रही है, उतना ही डिपॉजिट कंपनी दे सकती है। आई होप आई इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट कंसेप्ट गाइस, डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम्स, दैट इज वेरी इजी, ओके। कंपनी चाहे तो जॉइंट नेम से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तुम्हें एक नॉमिनी का नाम तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपनी कैन नॉट ऑल्टर एनी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई पहले शुरुआत में तुम्हें बोला कि हम तुम्हें 10% ब्याज देंगे, 6 महीने के बाद बोल रहे हैं हम तुम्हें 5% ब्याज देंगे, नहीं अलाउड, ओके। एक बार जो रेट डिसाइड हो गया, उस रेट पे तुम्हें देना पड़ेगा ना। लास्ट पॉइंट इज प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अब ये क्या है, ध्यान से देखो। समटाइम्स व्हाट माइट हैपन इज कि द डिपॉजिट होल्डर माइट वांट हिज मनी बैक। फोकस करना, कंपनी पहली बात तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब भी मन चाह मैंने वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया, नहीं। डिमांड डिपॉजिट तुम्हें एक पहली बात तो नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, और दूसरा, जो तुम्हारा टेन्योर होता है डिपॉजिट का, याद है हमने टेन्योर ऑलरेडी देखा था, द टेन्योर कैन नॉट बी मोर देन 36 मंथ्स, ओके। अभी फर्स्ट 6 मंथ्स तो गाइस, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स तो कंपनी रीपे कर ही नहीं सकती। अगर ये डिपॉजिट होल्डर जो है वो पैसा मांगेगा भी, तो भी उसको पहले 6 महीने तक तो पैसा मिलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। अभी अगर जो डिपॉजिट होल्डर है वो नोटिस देता है कंपनी को, फर्ज करते हैं 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर ही सेज दैट आई एम इन नीड ऑफ माई मनी, मैंने जो तुम पे 1 लाख रुपया दे के रखा था एज डिपॉजिट, वो प्लीज मुझे रिपे कर दो। तब कंपनी 6 महीने के बाद डिपॉजिट रिपे कर सकती है। अगर ये बंदा एग्जैक्टली 1 साल बाद मांग रहा है, तो इट इज विच इज आफ्टर 6 मंथ्स, तो कंपनी कैन रीपे हिम द डिपॉजिट। बट कंपनी को भाई ये 1 साल का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओके। अभी ये 1 साल का इंटरेस्ट कंपनी कितना देगी, फर्ज करो, देखो कंपनी ने स्टार्टिंग में बोला था कि हम तुम्हें कितना देंगे भाई, 10% इंटरेस्ट देंगे, ओके। सो अगर ये पर्सन को 10% इंटरेस्ट मिलता है तो कितना होता था, 12/12, इट वुड हैव बीन समथिंग अराउंड इन द रेंज ऑफ 10,000 रुपीज, ओके। बट नाउ रिमेंबर, ये दिस पर्सन हैड केप्ट द डिपॉजिट फॉर 3 इयर्स, राइट। अगर वो 3 साल पूरे रखता है तो उसको 10% ब्याज मिलता। लेकिन अभी क्या हो गया है, ही इज आस्किंग फॉर प्री मेच्योर रिपेमेंट, बराबर है, कि भाई मेच्योरिटी आने के पहले मुझे पैसा दो। तब कंपनी क्या करेगी, 1% इंटरेस्ट रेट से डिडक्ट कर लेगी, ओके। सो इसके लिए हो जाएगा 1 लाख इंटू 9% इंटू 12/12। सो उसको इंटरेस्ट कितना देगी कंपनी, 9,000 रुपए का इंटरेस्ट दे देगी, गॉट इट। सो 1 लाख रुपीज का प्रिंसिपल तो रिपे करेगी, प्लस 1 लाख के साथ साथ में कंपनी को 10,000 देना चाहिए, लेकिन 10,000 की जगह पे वो लोग कितना देंगे, सिर्फ 9,000 रुपए देंगे। एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू पॉइंट, ओके। जब तुम बैंक में भी एफडी रखते हो गाइस, ओके, अगर तुमने उस एफडी को पहले तोड़ दिया तो बैंक भी अराउंड 0.75 या 0.50 तुम्हारे इंटरेस्ट से डिडक्ट करके ही तुम्हें पैसा वापस करती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली व्हाट डू आई मीन बाय प्री मेच्योर रीपेमेंट। देखो, प्री मेच्योर रिपेमेंट इज पॉसिबल बट ओनली आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने के बाद ही प्री मेच्योर रिपेमेंट हो सकता है, एंड बिफोर मेच्योरिटी। सीधी बात है, मेच्योरिटी होने के पहले, इसलिए वर्ड क्या है, प्री मेच्योर रिपेमेंट। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, अग्रीड रेट माइनस 1%। एंड लास्ट, जो याद रखना, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस तभी होगा जब डिपॉजिट होल्डर पैसा मांगे, ओके। कंपनी अगर खुद सामने से पैसा पहले वापस कर रही है, तब कंपनी डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है उसको कम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखो। फर्ज करते हैं बच्चों, कंपनी है,
कंपनी ने डिपॉजिट होल्डर से पैसा लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, उन्होंने 1 लाख रुपया लिया था 3 सालों के लिए और 10% इंटरेस्ट रेट था। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर कंपनी रियलाइज कि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट थी ना वो हमने ब्रीच कर दी, अभी हमें उस लिमिट को वापस कंप्लाई करना पड़ेगा। अभी कंप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो एटलीस्ट कंप्लाई करने के लिए डिपॉजिट होल्डर को वापस करना पड़ेगा। अभी कंपनी ने इस डिपॉजिट होल्डर को पैसा वापस कर दिया, मिस्टर ए को। अभी मुझे बताओ ये मिस्टर ए जो बंदा है ये पैसा मांग रहा है कि कंपनी सामने से दे रही है, कंपनी सामने से दे रही है। तो ऐसे केस में वो जो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट था ना 10 का 9%, वो नहीं हो पाएगा। कंपनी को पूरा ये जो 1 साल का जो पैसा था वो फुल फ्लेजेडली 1 लाख रुपए प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, प्लस प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितने पे ब्याज पे देंगे ये लोग, 1 लाख इंटू 10% पे देंगे इंटू 12/12। ओके, सो दैट विल बी 10,000 रुपीज कंपनी को साथ में 1 लाख के साथ देना पड़ेगा। ओके, एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो राइट कि द डिपॉजिट होल्डर तो पैसा मांग नहीं रहा है, तुम जब पहले से पैसा वापस करो तो काय का रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। हाँ, मैं मानू कि तुम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस तब करो जब मैं सामने से पैसा मांगू, लेकिन मैं तो मांग ही रहा हूँ, तुम सामने से मुझे तो पैसा दोगे, तो यार वाई टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। ओके, एंड लास्ट इज इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी रहेगी, तब नेशनल इमरजेंसी के केस में यू कैन नॉट रिड्यूस द डिपॉजिट रेट। ओके, सो ये जो अपने कुछ बैलेंस प्रोविजंस बाकी थे वो अपन फिनिश कर रहे हैं। एक लास्ट कंसेप्ट जो अपना बाकी है उसको देख लेते हैं। या दैट कंसेप्ट इज ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। ओके, इफ यू आर अवेयर ऑफ, मैंने ये कंसेप्ट तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था इन आवर फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स। देखो, he is appointed mainly for creating security for deposits after obtaining his written consent। मतलब जो ट्रस्टी रहता है उसकी एक रिटर्न कंसेंट ली जाती है, उसके बाद ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। ऐसे हम मुंह उठा के किसी को भी टाइम पास के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, वी हैव टू हैव अ रिटन कंसेंट। एंड जो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होता है वो किस में एग्जीक्यूट होता है, डीपीटी 2 में। सो इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भाई इस डिपॉजिट चैप्टर में 3 फॉर्म्स है। डीपीटी 1 द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, जो किसको इशू करना पड़ता है, कंपनी को, जब वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स और फ्रॉम पब्लिक। फिर डीपीटी 2, डीपीटी 2 क्या है, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। एंड डीपीटी 3 वाज दैट ऑडिटेड रिटर्न। ओके, जो फाइल करना पड़ता है 30 जून के पहले, एक्सप्लेनिंग ऑल द अमाउंट्स व्हिच आई हैव रिसीव्ड टिल 31st ऑफ मार्च। नाउ दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, याद रखना। ओके, एक बंदा, ठीक है, हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हु इज अ केएमपी ऑफ एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडरी, उनको, और अ डिपॉजिटर इन द कंपनी, ऐसा व्यक्ति डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें बताया था एक ब्रह्मास्त्र कि द डिपॉजिट ट्रस्टी हैज टू बी अ टोटल आउटसाइडर। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको कंपनी को कुछ पैसा देना बाकी है, ही इज इंडेटेड टू द कंपनी और एनी ऑफ बडी इन इट्स ग्रुप, वो भी गया, हैज एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशन। मटेरियल पेक्यूनरी मतलब क्या, पैसे वाला कोई रिलेशनशिप इसका है, ठीक है, ये कोई तो बिजनेस पार्टनर है या उनके कोई तो सर्विसेज लेता है, तो ऐसा कुछ तो पैसे वाले इनको पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को तुम डिपॉजिट ट्रस्टी बना नहीं सकते। एंड लास्ट, हैज एंटर्ड इनटू अ गारंटी अग्री अरेंजमेंट, मतलब ही इज अ गारंटर आल्सो, तो वो गारंटर आल्सो एज इन ये सारे ए बी सी डी सारे पॉइंट्स साथ में नहीं, एनी ऑफ द पॉइंट्स कंप्लाई हो जाएंगे, तो भाई ऐसे व्यक्ति को हम डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बना सकते। अगर वो गारंटर रहेगा तो भी नहीं बना सकते। एंड लास्ट, इज रिलेटेड टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए अबव, तो ए में जिन जिन लोगों का नाम लिखा है उनमें उनका जो कोई रिलेटिव रहेगा उसको भी हम लोग डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बना सकते। Got it? And this last point talks about removal of the trustee, कि भाई तुम ऐसे ही किसी ट्रस्टी को निकाल नहीं सकते जगह से। ओके, उसकी वैसे ट्रस्टी, किसी भी ट्रस्टी को निकालने के लिए तुम्हें अप्रूवल चाहिए पूरे के पूरे बोर्ड का। ओके, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साथ में जब वोट करेंगे एंड तभी जाके वो डिपॉजिट ट्रस्टी को तुम उसकी पोजीशन से निकाल सकते हो, ठीक है। एंड वन कंसेप्ट दैट इज रिमेनिंग टू बी एक्सप्लेन्ड इज अबाउट द एग्जेम्पशन क्राइटेरिया। ओके, याद रखो बच्चों, जब मैं तुम्हें प्रोविजन सिखा रहा था which speak about, okay, when I was explaining you the provisions about, one second, yeah, about acceptance of deposits from members, ठीक है, तो याद रखना there is an exemption provided for companies that are marked in red on the next slide। जो next slide में जो red में companies marked है उनको कंपनी एक्ट ने exemption दिया है कि भाई तुम्हें डीपीटी 1 इशू करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यू डोंट नीड टू फाइल सर्कुलर विद द आरओसी, तुम्हें आरओसी क्या है तो सर्कुलर याद है 30 दिन के पहले फाइल करना पड़ता है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, देयर इज नो नीड टू सर्टिफाई दैट नो डिफॉल्ट वाज मेड। याद है दोस्तों, जो डायरेक्टर्स को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है दैट नो डिफॉल्ट वाज मेड, वो भी देने की जरूरत नहीं। लेकिन कौन सी कंपनीज को, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को जो मार्क्ड है रेड में इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
ऐसी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ DPT 3 अच्छे से फाइल कर देंगे, वो भी उनका काम हो जाएगा। कौन सी कंपनीज हैं देखो, इट इज IFSC पब्लिक कंपनीज, देन प्राइवेट कंपनीज, देन स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज, एंड जो प्राइवेट कंपनीज ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज को बच्चों क्या दिया गया है, एग्जेम्पशन दिया गया है कि तुम्हें DPT 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट जो ये डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व मत रखो तुम, DPT 1 मत फाइल करो, तुम्हें ये वाले जो सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, ROC को सर्कुलर देने की जरूरत नहीं है, एंड लास्ट नो नीड टू सर्टिफाई दैट नो डिफॉल्ट वाज मेड, ये भी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इज दैट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, देयर इज वन क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड व्हिच इज दिस, गाइस वी जस्ट सॉ दैट एक कंपनी है, फर्ज करते हैं प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में दोनों आ जाएंगे, एलिजिबल इनएलिजिबल दोनों, इनके ऊपर तो कोई यही सिचुएशन नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है, एक्सेप्ट IFSC पब्लिक कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज को जो इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है कि तुम्हें DPT 1 फॉर्म, ओके, फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, DPT 1 तुम मत फाइल करो। अब मुझे बताओ, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये जो मीटिंग हुई, ओके, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई गाइस, इसमें बोर्ड यहाँ बैठा था और मेंबर्स यहाँ बैठे थे, बराबर है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, इट ऑल द मेंबर्स विल कम हियर, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। जब कोरम जितना रिक्वायर्ड था उतने लोग आए और मीटिंग हुई और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। तो नॉट ऑल मेंबर्स केम टू नो दैट कंपनी क्या मांग रही है, डिपॉजिट्स मांग रही है। सारे मेंबर्स को तो पता नहीं चला, बिकॉज देयर कैन बी सम मेंबर्स हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। अभी बच्चों जब तक DPT 1 इशू कर रही थी कंपनी, ओके, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। DPT 1 जब इशू कर रही थी तब तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट में ईमेल से सारे मेंबर्स को मुझे भेजना था, बराबर। DPT 1 तो जो मेंबर्स मीटिंग में नहीं भी आए उन्हें भी पता चल जाएगा, बराबर है, कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी डिपॉजिट मांग रही है। लेकिन अभी जब गवर्नमेंट ने, कंपनीज एक्ट ने DPT 1 भेजने का जो रूल था उसको ही निकाल दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया प्राइवेट कंपनीज को कि भाई प्राइवेट कंपनीज तुम DPT 1 मत इशू करो। ऐसे टाइम में बच्चों जो मेंबर्स मीटिंग के लिए आए ही नहीं, जो मेंबर्स मीटिंग के लिए आए ही नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा कि कंपनी उनसे ऐसे डिपॉजिट्स मांग रही है ना, सोचने की बात। याद रखना, ऐसे टाइम पे जब जब ये EGM हेल्ड होता है, ओके, एंड इट इज अ स्पेशल बिजनेस, राइट। सो सिंस इट्स अ स्पेशल बिजनेस, तो ये जो EGM का नोटिस रहता है ना, नोटिस, इस नोटिस में गाइज हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एंड इन दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम लोग सारी चीजें ऑलरेडी बताते हैं जो हम DPT 1 में बताने वाले थे, ओके। सो हर एक मेंबर को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है नोटिस के साथ में। तो ऐसा डोंट वरी दैट इवन इफ द DPT 1 इज नॉट इशूड, हाउ विल द मेंबर्स हु डिड नॉट कम फॉर द मीटिंग, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट उनको ये रेजोल्यूशन पास होने के पहले ही नोटिस में बता दिया जाता है कि भाई हम लोग कंपनी ऐसी ऐसी चीजें सोच रही है। सो एटलीस्ट एवरीबडी इज लिटिल बिट अवेयर ऑफ कि भाई व्हाट इज द कंपनी विलिंग टू डू। गॉट इट? ओके, नाउ the last section, okay, it talks about what will happen if there is a failure in in payment, okay। अभी एक प्राइवेट कंपनी है, आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, जिन्होंने मेंबर से पैसा उठा लिया, पब्लिक से पैसा उठा लिया, सबसे उठा लिया, लेकिन अभी उसको रीपे ही नहीं किया, या फिर जो एक्सेप्ट किया दे एक्सेप्टेड इन अबाउट द लिमिट्स, जो लिमिट्स थे उससे ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इन्होंने घोर पाप कर दिए, बराबर है, डिपॉजिट के प्रोविजंस का उल्लंघन कर दिया। अभी ऐसी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हो या एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हो, ऐसी कंपनीज के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। अभी ध्यान से देखना, ये पेनल्टी में थोड़ा एक पॉइंट बहुत ट्रिकी है, तो पे अटेंशन। या पेनल्टी फॉर फेलियर टू एक्सेप्ट और रीपे एज पर 73 76, मतलब 73 और 76 जो एग्जैक्टली बोलता है, उसके अलावा तुमने कुछ काम कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे तो बहुत इजी पेनल्टी है, जेल हो जाएगी भाई 7 साल की, या तुम्हारी फाइन का तुम्हें ब्रैकेट दे दिया 25 लाख से 2 करोड़ के बीच में कोई भी तुम पे पेनल्टी लग सकती है। कंपनी पे फोकस करो बच्चों, कंपनी पे क्या पेनल्टी है, मिनिमम 1 करोड़ और
ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, बट मैक्सिमम 10 करोड़। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखो। फर्ज करते हैं क्या बोला है, कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या बोला है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम तो बोल दिया है 10 करोड़, मिनिमम क्या बोला है, मिनिमम विल बी लोअर ऑफ व्हाट, ट्वाइस द डिपॉजिट्स और 1 करोड़। फर्ज करते बच्चों इस कंपनी ने, ठीक है, इस कंपनी ने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, दैट एक्सेप्टेड अ डिपॉजिट वर्थ 40 lakhs। ओके, तो 40 lakhs का डबल कितना हो जाएगा बच्चों, 80 लाख, राइट। 80 लाख और 1 करोड़ विच इज लोअर, तो कौन जीत जाएगा, 80 लाख। तो तुम्हारा ब्रैकेट क्या बनेगा, मिनिमम तुम पे 80 lakhs की तो फाइन लगेगी, विच कैन गो टू 10 करोड़। व्हाट इट, आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें द डिपॉजिट प्रोविजंस, ठीक है। ओके, एंड लास्ट, इफ देर इज एन इंटेंट टू डिफ्रॉड इज प्रूव्ड, तो तुम पे कौन सी पेनल्टी लग सकती है बच्चों, 447 की भी पेनल्टी लग सकती है। ये सेम पॉइंट हम लोगों ने 75 में भी देखा था, याद है, ओल्ड डिपॉजिट्स में। 75 यही बोल रहा था, जो डिपॉजिट्स पुराने कंपनी एक्ट के तहत एक्सेप्ट किए गए थे और इंटेंट टू डिफ्रॉड इज प्रूव्ड, देन 447 की पेनल्टी लग सकती है। सिमिलरली बच्चों 73 और 76 दे बोथ टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, बट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अगर इन डिपॉजिट्स में तुमने देयर इज एन इंटेंट टू डिफ्रॉड प्रूफ कि तुमने लोगों का पैसे का विश्वासघात किया है, लोगों को पैसा तुम देना ही नहीं चाहते थे और तुम पैसा एक्सेप्ट कर रहे थे, ओके, ऐसा जब तुम्हारे लिए प्रूव हो जाता है तब तुम पे 447 की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। एंड द लास्ट कंसेप्ट इज दिस, जब कभी कंपनी डिले कर देगी पेमेंट करने पे, तो डिपॉजिटर को कितना देना पड़ेगा, कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा 18% पर एनम। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखो। फर्ज करते हैं कि कंपनी का रीपेमेंट पीरियड ये था, क्या था, कंपनी को 3 साल के अंदर रीपे करना था, राइट। लेट्स टेक इट, दिस इज 1819, दिस इज 1920 एंड दिस इज 2021। ओके, कंपनी ने कितने के एक्सेप्ट किए थे, 10 करोड़ के एक्सेप्ट किए थे, 10% ब्याज पे, ठीक है। तो ये 10 करोड़ रुपए तो इनको वापस करना ही है, प्लस जो बैलेंस 1 साल का इंटरेस्ट रहेगा वो देंगे यहाँ पे। अभी कंपनी ने इस दिन पे डिफॉल्ट कर दिया, पैसा ही नहीं दिया, तो याद रखो इसके बाद कंपनी को हर हर एक दिन पे कितना, हर एक दिन एज एन इंटरेस्ट चढ़ेगा, कितने ब्याज पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, ये जो 10 करोड़ रुपए एक्सेप्ट किया ना, दे हैव टू पे इंटरेस्ट एट 18% फॉर द ओवर ड्यू पीरियड। मतलब ये पीरियड तक उनका कितना चढ़ेगा, 10% ब्याज चढ़ेगा, बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी अग्रीड टिल हियर। एंड इसके बाद अगर इस दिन पे रीपे कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भाई जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर कितना चढ़ेगा ब्याज, 18% ब्याज चढ़ेगा। ओके, सो आर यू रियलाइजिंग गाइज, the companies act has got such stringent provisions in place, okay, when it comes to these deposits. isse we can hope that the companies that accept these deposits, they make sure that they comply with all the provisions and वो लोग किसी भी डिपॉजिटर का पैसा वो लोग ना अटकाए, ठीक है। इन द लास्ट सेगमेंट विल बी लुकिंग एट वो कौन से ऐसे प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट्स डिपॉजिट्स नहीं माने जाते, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट।